12 महीने छींकें आ रही हैं, नाक में हड्डी टेढ़ी है, नासिका में थोड़ा मांस बढ़ जाना या हड्डी का सूज जाना, अंदर जो एक सॉफ्ट यहाँ पर हड्डी रहती है कि वो ऑपरेट करवा करके भी आए, फिर भी अंदर रूट नहीं ठीक हुई, एलर्जी ठीक नहीं हुई, तो वापस वो छींकें आती रही। सर्दी में छींकें आना समझ सकते हैं कि सर्दी लग गई होगी या अंदर गर्माइश की कमी होगी, लेकिन यदि 12 महीने छींकें आ रही हैं, ज़्यादातर मौसम में छींकें आ रही हैं, तो समझ लीजिए या तो कोई धूल मिट्टी से एलर्जी है, किसी चीज़ खाने वाली जो होती है उससे एलर्जी है, या फिर आपके नाक में हड्डी टेढ़ी है, नाक की जो अंदर मांस बढ़ा हुआ है, इसको हम कह देते हैं कि नासा अर्श। अब ये नासिका का एक तरह का, जैसे पाइल्स में मलद्वार में एक मांस लटकता है, बढ़ जाता है, इसी तरह इसमें नासिका में थोड़ा मांस बढ़ जाना या हड्डी का सूज जाना, अंदर जो एक सॉफ्ट यहाँ पर हड्डी रहती है, ये पानी ज़्यादा म्यूकस ह्यूमिडिटी से फूल जाती, सूज जाती है, तो इसको डॉक्टर्स कहते हैं कि इसका ऑपरेट करवाइए। मैंने कई लोगों से मिला हूँ जो मेरा अनुभव है कि वो ऑपरेट करवा करके भी आए, फिर भी अंदर रूट नहीं ठीक हुई, एलर्जी ठीक नहीं हुई, तो वापस वो छींकें आती रही, वापस फिर से कुछ समय के बाद वो चीज़ बढ़ने लगी, फिर वो परेशान हो जाते हैं, फिर उनको समझ में आता है अच्छा ये चिकित्सा नहीं है इसकी, अब क्या करें। तो ऐसी अवस्था में हम आयुर्वेद में बढ़ी हुई मांस की चिकित्सा करते हैं। उसके लिए हम कुछ औषधियाँ सुझाव देते हैं वैद्य भाई बहन सबको, और कुछ हम आहार के पथ्य अपथ्य समझाते हैं व्यक्ति को कि वो चीज़ें खाए क्या क्या ना खाए, और कभी कभी किसी किसी परिस्थिति में हम उसको कह देते हैं कि आप सूत्र नीति करो, रबड़ नीति करो, बहुत सावधानी से करनी होती है क्योंकि उसमें किसी की देख रेख में। बाकी ज़्यादातर लोगों को औषधि से ही आराम आ जाता है। क्या है वो औषधियाँ, इसे आप वैद्यकीय परामर्श से ही लें। हमारे भी चिकित्सक भाई बहन अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे चिकित्सालय में आकर के, या ऑनलाइन भी आप हमारे चिकित्सकों से जुड़ सकते हैं। इसलिए नहीं कि भाई हमें कोई आपसे कुछ लालच है, भावना यही है कि भाई हम कोई ऐसी विधा जानते हैं तो उसका प्रचार करना बनता है कि लोगों को पता चले कि अच्छा ऐसा इनका ये काम है। तो मैं आपको चिकित्सा परामर्श ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ताकि वैद्य भाई बहन जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ मदद मिल सके, एक इशारा मिल जाए तो वैद्य उस दिशा में सोचने लग सकते हैं, फिर वो अपने आप ही इसकी और एडवांस चिकित्सा कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ आयुर्वेद की औषधियों का विधान है। जैसे सुबह खाली पेट गाजवान का अर्क दिया जाता है 4-6 चम्मच, थोड़ा गर्म पानी मिला करके। किसी को गैस आदि भी रहती है तो थोड़ा सौंफ जीरा भी मिला लिया जाता है अगर आवश्यकता लगे तो। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ गाजवान का अर्क भी लेते हैं तो गाजवान जो है वो शरीर को, हृदय को, नाड़ियों को, रक्त को बलिष्ठ करता है, रोग से लड़ने की ताकत भी देता है, और ना गर्मी होने देता है ना सर्दी, तो एक तरह से इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। तो ये पहला काम हो गया। दूसरे नंबर पर फिर हम देते हैं वृद्धि बाधिका वटी। अगर 1 साल से कम की समस्या है तब तो बड़ा जल्दी असर कर देती है, ज़्यादा पुरानी समस्या होती तो कई बार नहीं भी असर करती है। तो वृद्धि बाधिका वटी के साथ लगाते हैं। अगर छींकें ज़्यादा आती हैं, लक्ष्मी विलास रस, 1-1 गोली दोनों की हो गई, एक साथ में इसके लगेगा कनकासव 4 चम्मच। व्यक्ति अगर 18 साल या उससे अधिक है तो 4 चम्मच, तो 15 साल 13-14 साल के भी हैं तो उनको 3 चम्मच तक दे देते हैं। और अगर थोड़ा खून कम है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो इसी के साथ जोड़ा जाता है द्राक्षासव, वही बराबर 4 चम्मच। ये 4 चीज़ें हो गई, 2 पीने वाले आसव और 2 गोलियाँ। इसको तीनों टाइम भोजन के बाद 10-15 मिनट बाद दिया जाता है, गर्म पानी बराबर मिला के, तीनों बार दिन में। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो 3 महीना खा लेता है दूसरे महीने से ही काफ़ी हद तक मांस सिकुड़ने लगता है, मांस की वृद्धि भी रुक जाती है, और जो सूजन है ना हड्डी के अंदर भी, जो एक ह्यूमिडिटी से वो बार बार म्यूकस एब्जॉर्ब करके बढ़ गई है, नासिका में सांस भी नहीं आ रहा, वो भी समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है, वो अपने स्थान पर आ जाती है। अब इसमें थोड़ा ये भी कर सकते हैं कि साथ में नासा अर्शोहर तेल आता है, आनंदम आयुर्वेद की तरफ से हम बनाते हैं, ग्रंथों का ही फार्मूला है ये भी। तो नासा अर्शोहर तेल की 2-2, 3-3 बूंद दोनों नासिका में 2 बार दिन में डाल लिया जाए। एक सुबह सुबह थोड़ा सफाई करने के बाद नासिका की, और एक बार सायंकाल को रात होने से पहले। तो ये 2 बार डाल लिया तो इससे धीरे 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 वो
सिकुड़ने लगती हैं, मस्से अगर अंदर कोई हैं, बड़े हुए मांस कोई है तो सूखने लगता है, अपने आप नॉर्मल हो जाता है। मैंने ये स्पष्ट देखा है अपने रोगियों में जो आते हैं हमारे चिकित्सालयों में, वैद्यों से परामर्श ले रहे हैं, मुझे आकर बता कर जाते हैं कि 6 महीने 8 महीने लगे, हम अब ठीक हैं। अब क्या गलतियां करते हैं, वो गलती ये होती है कि रेफ्रिजरेटर का पानी पी लिया ज़्यादा, फ्रिज से बार बार चीज़ें निकाल के खा ली, और कभी कभी तो रात को केला खा लिया, केले का सेवन ज़्यादा कर लिया, खाने के साथ चाय पी के अग्निमंद कर ली ज़्यादा, है ना, और भी अग्निमंद करने की चीज़ें या अंदर शीत रुक्ष चीज़ें ज़्यादा लेना, जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, बाज़ार के कोई सॉफ्ट ऐसी ड्रिंक्स, कैंड जूसेस, बहुत ज़्यादा कोल्ड चिल्ड आइसक्रीम, रात को तो खास कर ध्यान रखना। और ये चीज़ें जो करते हैं वो पकड़े जाते हैं। और अगर इतनी चीज़ों पे थोड़ा अवॉइड कर लिया, एसी में बैठे हैं तो उसकी टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल्ड रखना, और अगर बाहर जाना है तो थोड़ी देर पहले अपने एसी को बंद करके टेम्परेचर नॉर्मल करके, क्योंकि एलर्जी बाद में बनती है, पहले आपने ये जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन करते हैं इससे आपका भीतर का संतुलन बिगड़ता है। वात पित्त कफ ये तीनों दोष ही तो है ना, तो यहाँ वात कुपित होने लगता है, वात कुपित होने लगता है तो पहले एकदम आप गर्म से ठंडे, ठंडे से गर्म में गए तो यहाँ ड्राइनेस आने लगती है। अब ड्राइनेस आने लगती, बात बढ़ने से ड्राइनेस आई, फिर धीरे धीरे कुछ और ठंडा पी लिया तो वो म्यूकस कर देता है, तो बस वहीं से फिर शुरू हो जाता है ये सिलसिला। और आपको नॉलेज नहीं होती, ठंडे बादाम भिगो के खा रहे हैं कोई लोग, उससे भी बढ़ जाती है समस्या। बादाम रोगन पिए ऐसी समस्या में, बादाम ना खाएं, और खाना है तो तल के खा लिया ड्राई फ्रूट को। काजू बहुत नुकसान करते हैं इसमें, दही, केला, कच्चा सलाद थोड़ा कम रखना होता है कुछ समय के लिए। गर्म उष्ण पानी पिएं, गुनगुने पानी से स्नान करें और मालिश आदि करें। तेज़ ठंडे पानी से भी स्नान करना मना नहीं है इसमें, वो तब नहाया जाता है जब आपको लगता है अब ऋतु बदल गई है, अब सर्दी नहीं रही, अब बिल्कुल गर्मी है और अच्छा मौसम है, आप सह सकते हैं। सर्दी गर्मी जो व्यक्ति सह सकते हैं उनको ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और हर दिन थोड़ा प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, चाहे वो नाड़ी शोधन करें, चाहे वो अग्निसार क्रिया करें जिससे पेट की अग्नि वापस तेज हो। इतना कर लिया, आपको सच में ये सारी चीज़ें मिल करके नाक की हड्डी बढ़ना, डेविएटेड जिसको हम सेप्टम कह देते हैं, या यहाँ का जो हमारे आयुर्वेद की भाषा में कह दिया कि ये तिर्यक हो गई, है ना, अस्थि, तो तिर्यक अवस्था में अगर आगे उसको भी सीधा कर देता है। तो ये बातें आप अपने जीवन में शामिल करें। साथ ही साथ थोड़ा सा आप आने वाले समय के लिए पेट साफ रहे इसका ध्यान रखें, क्योंकि पेट यदि साफ नहीं है, देर से आप उठते हैं, देर तक सोते हैं, तो आंतें मल वापस एब्जॉर्ब करती हैं। वो जो मल एब्जॉर्ब होता है वो एलर्जीज बन करके आपके ब्लड में इकट्ठा होता है, वो फिर जगह जगह से, जहाँ जहाँ से, या कई बार खाना पच नहीं पाता पूरा, आँव बनती है, वो आँव भी कोई ठंडी चीज़ पीने से अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है वापस। एक तो होता है मल के साथ चलो आँव बनी निकल गई, एक होता है आपने ठंडी ठंडी चीज़ें ज़्यादा पी ली, उससे वापस एब्जॉर्ब कर ली इंटेस्टाइन ने वो आँव, तो वो भी जो कच्चा रस होता है, हमारे पोषक तत्व ही कहेंगे उसको, लेकिन वो कच्चे हैं, पक नहीं पाए पूरे अग्नि ना मिलने से, बस फिर वो ब्लड में घूमते हैं, वो एलर्जीज करते हैं। उसका लिए फिर शारीरिक श्रम, व्यायाम, पसीना निकालना, ये सब ही समाधान है। ये आपको जानकारी मैं आपकी मदद के लिए भी दे रहा हूँ। आप हमारे चिकित्सकों से अपनी प्रकृति जांच करवा लें, फिर इन औषधियों को शुरू करें, फिर तो और सोने पे सुहागा होगा। तो आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार। मैं अपने और अपने परिवार की सेहत के लिए योग आयुर्वेद पर भरोसा करती हूँ, और मेरा भरोसा है आनंदम आयुर्वेद पर, जो है ऋषियों के मापदंडों पर 100% खरा।